इंडक्शन मोटर, अगर एक बार सारी चीज़ें रिकॉल करें तो इंडक्शन मोटर बेसिकली क्या है, दैट इज वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ एसी मशीन या डीसी मशीन, एसी मशीन, ठीक है ना। और मतलब ये काफ़ी रिलायबल होता है, ताकि कहीं ना कहीं डैमेज होने के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं। और इसका जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत लो है, इसलिए हम 80 to 90% इंडस्ट्री में बेसिकली हम यही इंडक्शन मोटर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस पे हमने बात करी थी, कंस्ट्रक्शन पे हम बात कर रहे थे। कंस्ट्रक्शन पे एक आपका स्टेटर, और देन हमने बात करी थी रोटर के बारे में। तो अगर हम स्टेटर के वैसे कंस्ट्रक्शन के बारे में तो बात हो गई थी, बट कुछ पॉइंट्स वैसे, जैसे देखो स्टेटर पे देखा जाए तो अपन क्या रखते हैं स्टेटर पे, बोलो क्या रखते हैं, 3 फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग। 3 फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग कहाँ रखते हैं, तो स्टेटर पे। और ये जो 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग है बेसिकली, इनमें अगर हम 3 फेज बैलेंस सप्लाई देते हैं, 3 फेज बैलेंस्ड सप्लाई देते हैं, तो इस केस में बेसिकली क्या क्रिएट होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसके बारे में 2 पॉइंट्स याद रखना है आप। एक तो क्या, ये किस स्पीड से रोटेट करता है, बोलो ns, और जो कि किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल्स पे, जो कि किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ पोल्स पे। एक बात इसके बारे में और आपको ध्यान देनी है कि अगर ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, भी मतलब एक करंट है, दैट इज आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इस करंट को अगर हम किसी कंडक्टर से फ्लो कराएंगे तो बेसिकली क्या क्रिएट करेगा वो, फाई। और फाई फाई मतलब फील्ड, और फ्लक्स का नेचर भी कैसा होने वाला है, दैट इज साइनोसोइडल। बहुत ध्यान से सुना बात, एक करंट है आई एम साइन ओमेगा टी, अगर उसे हम किसी कंडक्टर में फ्लो कराते हैं तो बेसिकली क्या होने वाला है, फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, ये एक फ्लक्स आएगा। और इस फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, दैट इज फाई एम। इस फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो दैट इज फाई एम, ठीक है। और फाई अगर देखा जाए तो फ्लक्स होता क्या है, व्हाट इज फ्लक्स, एनीवन, फ्लक्स क्या होता है। जैसे अगर बात करें करंट क्या होता है, तो आप बेसिकली क्या बोलते हो, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो इसी तरह आप फ्लक्स को क्या बोलोगे, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। ये बातें हो चुकी हैं हमारी ना स्टार्टिंग में बेसिक्स में। तो एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, और एमएमएफ किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, और आई एम। तो अब आप सिंपल सी बात बताओ, क्या आप इसको और इसको रिलेट कर पा रहे हो, फाई और आई एम को रिलेट कर पा रहे हो, देखो फाई और आई एम, लाइक और भी पैरामीटर्स है ना। मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि आई एम और फाई एम दोनों सेम होंगे मैग्नीट्यूड वाइज, ऐसा बोल सकता हूँ क्या, क्योंकि अब एक कंडक्टर में 5 एम्पियर करंट फ्लो करा रहा हूँ तो कुछ और फ्लक्स क्रिएट करेगा, 2 टर्न में उसी के 10 टर्न ले लूँ, उसी कंडक्टर के 10 टर्न ले लूँ तो फ्लक्स कुछ और वैल्यू आएगी ना, जैसे नो। तो कहने का मतलब फ्लक्स और आईएम में इस तरीके से रिलेशन आता है कि लाइक देखो यहाँ पे फ्लक्स आईएम पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं जस्ट ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसने फ्लक्स प्रोड्यूस किया हुआ है,
तो उसका क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा, उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो अगर ए कौन सी सप्लाई है, थ्री फेज सप्लाई, कौन सी सप्लाई है, थ्री फेज सप्लाई। तो ए कौन सी सप्लाई है, अगर एक किसी एक फेज की सप्लाई होगी, इसी में ओमेगा टी माइनस 120 कर दूं तो दूसरे का, और ओमेगा टी प्लस 120 कर दूं तो तीसरे का, यस या नो। तो किसी एक फेज सप्लाई ने जो फ्लक्स प्रोड्यूस किया उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, सपोज 5m, सपोज 5m। अब जब आप तीनों फेज को एक साथ करंट, तीन फेज एक साथ बेसिकली क्या कर रहे हो, अंदर स्टेटर वाइंडिंग में दे रहे हो आप, तो क्या क्रिएट हो रहा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज बेसिकली 3/2 टाइम्स ऑफ 5m, या फिर 1.5 टाइम्स ऑफ 5m। इससे समझो, मैं जस्ट आप इसे समझो कि 1.5 3/2 मतलब लाइक जैसे यहाँ पे 1.5 का मतलब क्या है, लाइक दिस इज अ मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, बोलो, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ए क्या है, मैग्नीट्यूड, और ए क्या है बेसिकली उसका स्पीड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड कितना है 120 f/p, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1.5 टाइम्स ऑफ 5m। व्हाट इज 5m, मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय एनी इंडिविजुअल फेज करंट। समझ में आया? ये क्या है, एक फेज का करंट होगा ना, एक फेज ने मैक्सिमम कितना फ्लक्स प्रोड्यूस किया 5m, और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ सिंगल फेज और थ्री फेज, थ्री फेज। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज अ रिजल्टेंट ऑफ थ्री फेज। तो वो जो थ्री फेज का फ्लक्स है वो बेसिकली कितना है, दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस बाय सिंगल फेज। आई बस समझ में, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, एग्जाम में 2-3 बार आया हुआ है कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है इंडक्शन मोटर में, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ 5m। एंड व्हाट इज द स्पीड, तो दैट इज ns। स्पीड किस पे डिपेंड करेगा, तो फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ पोल्स पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि एक इंडक्शन मोटर है, उसके नंबर ऑफ पोल्स 2 हैं, तो बताओ इस सप्लाई के साथ उसकी स्पीड कितनी होगी, उसके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कितनी होगी। इस सप्लाई से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो 120 इंटू 50 डिवाइड बाई 2, तो बेसिकली कितना हो जाएगा 3000। आ रही बात समझ में, तो 3000 मतलब जो उसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस स्पीड से रोटेट कर रहा होगा, 3000 आरपीएम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जैसे नो। और अगर वही नंबर ऑफ पोल, 2 पोल की जगह 4 पोल ले लिया मैंने, तब उसकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कितनी हो जाएगी 1500। आ रही बात समझ में। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इंडक्शन मोटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पोल पे। क्यों, क्योंकि हम जितने भी मतलब हम बेसिकली चला रहे हैं, हम या फिर जिस सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी तो फिक्स कर दी है ना हमने, कितनी 50 हर्ट्ज। चलो ठीक है, आप डिफरेंट मेथड से फ्रीक्वेंसी चेंज करके लाइक विद द हेल्प ऑफ साइक्लो कन्वर्टर या फिर किसी और पैरामीटर से फ्रीक्वेंसी चेंज करके चला रहे हो, दैट इज अनदर थिंग। बट अगर आपको इस डायरेक्ट सप्लाई से चलाना है तो बेसिकली आपका स्पीड से घूमेगा, रोटर किस स्पीड से घूमता है, नियर टू द सिंक्रोनस स्पीड। मतलब अगर 2 पोल का इंडक्शन मशीन है तो किसके आसपास घूमेगा 3000 के आसपास, और अगर 4 पोल की मशीन है तो 1500 के आसपास घूमेगा। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ए है। खैर, तो अभी हम ए याद रखेंगे कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है
1.5 times of phi m. And what is phi m? Phi m is the maximum flux produced by any individual phase current. Phi m is the maximum flux produced by any individual phase current. ठीक है, any individual phase current. क्या तीनों इंडिविजुअल फेज अलग अलग फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे क्या? अलग अलग मैग्नीट्यूड का करेंगे क्या? एक किस पे डिपेंड करेगा? आईएम पे। और अगर वो बैलेंस सिस्टम है तो तीनों का आईएम क्या होगा? सेम ना, हमें उसकी कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, ओके। तो बाकी ये काम कैसे करता है वो सारी बातें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। क्लियर है यार? ओके, अब यहाँ पे अगर बात करें दो टाइप के रोटर थे, मतलब ये तो चलो स्टेटर के बारे में बात कर रहा था मैं, दो टाइप के रोटर थे। अच्छा, बाकी और सारी चीजें बता दी थी, जैसे कि स्टेटर में, स्टेटर वाले पोर्शन में चार चीजें थी, क्या क्या? एक तो कोर, कोर से ऊपर क्या था? फ्रेम, फ्रेम था, देन कोर था, देन प्लॉट्स था और वाइंडिंग्स थी। चार चीजें थी, चारों के बारे में डिस्कस हो चुका है। तो अभी अपन रोटर पे बात करते हैं। अभी न्यूमेरिकल लगाए थे कि नहीं हमने थोड़े बहुत? अभी एक भी क्लास न्यूमेरिकल की हुई है? होमवर्क दिया था ना शायद थोड़े बहुत न्यूमेरिकल के लिए, ये भी नहीं याद है। तो रोटर में क्या क्या है, कौन कौन सा रोटर होता है बताओ जरा? स्क्वायरल केज रोटर और वाउंड रोटर या फिर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो स्क्वायरल केज रोटर या फिर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या फिर वाउंड टाइप इंडक्शन मोटर। ओके, अब इन दोनों पे बेसिकली हमने बात करना स्टार्ट किया था। एक बनवाना स्टार्ट कर दिया था क्या? अच्छा, डायग्राम हो गया था, उसमें सारे पॉइंट्स नहीं हुए होंगे, एक बार फिर से सारी चीजें रिकॉल कर लेते हैं ना। ठीक है, जो चीजें लिखी होंगी उसे रहने देना, जो चीजें एक्स्ट्रा होंगी उसे ऐड कर लीजिएगा। तो हमने इस डायग्राम में देखा था कि लाइक कि इसमें क्या होते हैं, किसका बना होता है ये, बोलो किसका बना होता है? लाइक कि कॉपर या एल्यूमिनियम की रॉड से रिलेटेड था। ठीक है ना, मतलब कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाया हुआ है। तो बार से और इसमें क्या होता था? वाइंडिंग्स होती थी। तो इसमें बेसिकली कॉपर या फिर एल्यूमिनियम की क्या होती थी? बार्स, और इसमें कॉपर की बेसिकली क्या होती थी? वाइंडिंग्स। ठीक है ना, सिंपल, कॉपर के बार्स एंड कॉपर की वाइंडिंग्स। अच्छा, इसके बाद जब इसको जब हमने बना ले, मेन डिफरेंस क्या था दोनों में मेन डिफरेंस क्या था कि इसमें नो ऑप्शन फॉर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, नो ऑप्शन फॉर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या था कि देयर इज अ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ एक बात का हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे अगर मैं बोलूं कि नो ऑप्शन फॉर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दिस इज एडवांटेज और डिसएडवांटेज?
दैट इज डिसएडवांटेज। क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या करेगा ना, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा कि कौन सा इसमें से एडवांटेज है, कौन सा डिसएडवांटेज है, तो हर एक लाइन पे वो भी ध्यान देते हैं। तो लाइक नो ऑप्शन फॉर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दिस इज व्हाट, डिसएडवांटेज। ठीक है ना। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्शन इज पॉसिबल, दैट इज व्हाट, एडवांटेज। ठीक है ना। ऐसे बहुत ढेर सारे पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं, तो इसलिए मैं सिंपली शॉर्ट में ऐसे लिख दूंगा शॉर्ट, तो आपको आइडिया लग जाएगा। खैर, अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो इसमें अगर इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करना है क्या, इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करना है क्या, नहीं। तो क्या इसमें स्लिप रिंग ब्रशेज की नीड होगी, इसमें हमें क्या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करना है, इसमें नहीं करना ना। तो क्या इसमें हमें स्लिप रिंग या फिर ब्रशेज की नीड होगी क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, नो स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेज, yes or no, that is advantage disadvantage, that is advantage ना, ठीक है ना, क्लियर है, that is advantage। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेज needed, obviously this is disadvantage। ब्रशेज, स्लिप रिंग और गियर्स भी बोलते हैं उसको, जो गियर सिस्टम होगा वो भी तो बेसिकली चाहिए ना। एंड और भी क्या बोल सकते हो आप, गियर्स बोल सकते हो। ठीक है। खैर, और मेंटेनेंस किस में ज्यादा होने वाली है, स्लिप रिंग में। तो मिनिमम मेंटेनेंस, मिनिमम मेंटेनेंस, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एडवांटेज। ठीक है ना, डन। और नीड मेंटेनेंस एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है। क्यों, ड्यू टू स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेज, ड्यू टू स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेज। क्लियर है यार, ओके। अब अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं ऐड कर सकते, अगर हम इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते, तो क्या हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो नो स्पीड कंट्रोल इज पॉसिबल। जो लिखा होगा उसे मत लिखना, या फिर उसी में चेंज थोड़ा बहुत जो भी मॉडिफिकेशन करना। नो स्पीड कंट्रोल इज पॉसिबल थ्रू व्हाट, रोटर रेजिस्टेंस। एडवांटेज डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज। ठीक है ना। और यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, स्पीड कंट्रोल इज पॉसिबल दैट इज एडवांटेज। क्लियर है, स्पीड कंट्रोल इज पॉसिबल बाय varying what, rotor resistance, by varying rotor resistance। ओके। अब इसके बाद अगर ध्यान दें तो ये हो गया, इसके अलावा बताओ, स्पीड कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। हाँ मतलब इसमें, और अच्छा हाँ, नेक्स्ट क्या था आपका, अगर आप इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते, तो स्टार्टिंग टॉर्क इज लो और हाई, स्टार्टिंग टॉर्क इज
व्हाट, लो, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क इज लो एंड इसमें अपन लिख सकते हैं स्टार्टिंग टॉर्क इज हाई ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला भी था कि जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, नॉट रेजिस्टेंस ओनली, दैट इज रोटर रेजिस्टेंस। तो अब रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कम है, क्यों कम है? क्योंकि नो ऑप्शन फॉर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अगर इसकी वैल्यू कम है तो टॉर्क की वैल्यू भी क्या होगी? कम होएगा। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? स्टार्टिंग टॉर्क इज हाई, वही बात है। क्यों? क्योंकि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस और रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो टॉर्क की वैल्यू भी क्या होगी? ज़्यादा। तो एक बात बताओ, स्टार्टिंग टॉर्क इज लो, दैट इज एडवांटेज डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज, ठीक है। एंड दिस इज एडवांटेज। डन। तो मतलब स्टार्टिंग टॉर्क हमें, स्टार्टिंग टॉर्क क्या स्क्वायरल केज में मिल सकता है क्या? स्टार्टिंग टॉर्क स्क्वायरल केज में हाई मिल सकता है क्या? मिल सकता है, बट विद द हेल्प ऑफ रोटर नहीं मिल सकता। मतलब हमें कुछ और ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे। क्या होता है? डबल केज रोटर, ठीक है ना, डबल केज रोटर। तो उसके बारे में, या फिर डीप बार रोटर, उनके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। मतलब जस्ट एक दिमाग में आप पे डाल रहा हूं, ऐसा मत सोचना कि इसमें स्टार्टिंग टॉर्क अगर यहाँ पे लो है तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि एक बार सोच के देखो, अगर सारी मशीनों का स्टार्टिंग टॉर्क ही लो रहा तो क्या स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है घुमाने की? उसी समय नहीं घुमा पाएंगे फिर? यस या नो? स्टार्टिंग टॉर्क का होना बहुत जरूरी है ना। जैसे आप सिंपल समझो कि एक कोई, मतलब ऐसे सिंपल बाइक है, ठीक है, या फिर ऐसे व्हील है, उस कोई व्हील है, ठीक है ना। अब एक व्हील है जिसे आप घुमा ले रहे हो और एक व्हील है जिसे आप नहीं घुमा पा रहे हो। क्या डिफरेंस है दोनों में? जिसे आप घुमा पा रहे हो उसकी जो टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट, वो क्या है? कम है। जिसे आप नहीं घुमा पा रहे हो उसकी स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट क्या है? ज्यादा है। और ये जो स्टार्टिंग टॉर्क है, अब वो बेसिकली जो आप फोर्स दे रहे हो दैट इज स्टार्टिंग टॉर्क। या फिर ऐसे बोलूं कि अगर मान लीजिए आपकी स्टार्टिंग टॉर्क कम है तो ऑब्वियसली आप नहीं घुमा पाओगे। वो तो जितने पे घूमना है वो तो घूमेगा। अगर आप उसके बराबर दोगे, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करोगे तो वो घूमेगा, नहीं दोगे तो नहीं घूमेगा। आई बात समझ में? क्योंकि मोटर को जब डिजाइन कर रहे हैं तभी उसको पता है कि उसको घूमने के लिए कितना टॉर्क चाहिए। अब आप एक्सटर्नली उसे कितना फोर्स दे रहे हो, ये डिसाइड करेगा कि आप उसे घुमा पाओगे या नहीं घुमा पाओगे। आई बात समझ में? ठीक है। खैर, अभी बात करेंगे यहाँ पे, तो मतलब मशीन याद रखना, जब हम मोटर की बात करते हैं ना, मोटर में मेन क्या होता है? आप क्या चाहते हो मोटर से? कि आप एक लोड दो और उस लोड को क्या करे? वो घुमाए, रोटेट करे। तो रोटेट करता कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क? उस दिन बताने की कोशिश की मैंने कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ पोल साउथ पोल, और एक रोटर का भी क्या है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो कि उसके पीछे पीछे जा रहा है। तो एक फोर्स लगा ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। टॉर्क क्यों बोला, फोर्स क्यों नहीं बोला? क्योंकि अगर अगर लीनियर मोशन होता है तो उसे अपन फोर्स बोलते हैं, बट अगर कोई उसी को घुमाना होता है तो क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं, ठीक है ना। तो मतलब टॉर्क के बारे में एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली किसमें? इन केस ऑफ मोटर। जब हम डीसी सीरीज मोटर पढ़ेंगे, डीसी मोटर पढ़ेंगे, तब भी हम टॉर्क पे ज्यादा फोकस करेंगे। इवन जब इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं तब भी ज्यादा टॉर्क पे फोकस करेंगे। बट जब हम अल्टरनेटर पढ़ेंगे उस समय टॉर्क पे फोकस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटर तो लाइक उसमें तो आप एक्सटर्नली फोर्स दे रहे हो ना, आप उससे थोड़ी चाह रहे हो वो घूमे। आप तो एक्सटर्नली फोर्स दे रहे हो, आप खुद ही घुमा रहे हो। मोटर में क्या कर रहे हो? आप सप्लाई दे रहे हो। आ रही बात समझ में? खैर, तो देखेंगे, मैं जस्ट ये बोलना चाह रहा था
कि स्टार्टिंग टॉर्क लो तो है, बट हम कुछ मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से स्टार्टिंग टॉर्क हाई कर सकते हैं। किसका? स्क्वायरल केज का। इसमें स्टार्टिंग टॉर्क हाई किसकी हेल्प से करेंगे? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की हेल्प से। इसमें किसकी हेल्प से करते हैं? तो क्या क्या है, एक डीप बार रोटर होता है और एक डबल केज रोटर होता है, बात करेंगे, ठीक है ना। एक डीप बार रोटर होता है और एक डबल केज रोटर होता है, जिसके बारे में अपन सेपरेटली बात करेंगे। खैर, इसमें कुछ और पॉइंट्स पे बात करते हैं। कितनी बातें क्लियर है हमें? एसजेबीएन में जेई का फॉर्म कितने लोगों ने भरा हुआ है? जेई का पहले एई का बता दो पहले तो। एई का, अरे फील्ड इंजीनियर जो अभी आया हुआ है 18 तारीख को। एक तो शर्मा क्यों रहे हो यार? 3 और जेई वाला, क्योंकि जेई का भी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों आसपास ही थे ना, तो उसका भी जल्दी ही आ जाएगा। जैसे देखो, आ, अगर स्क्वायरल केज की बात करें तो इसमें जो स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग करंट होता है, क्या आपका स्टार्टिंग करंट, वो बेसिकली हाई होता है। हाई स्टार्टिंग करंट, हाई स्टार्टिंग करंट। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर हाई स्टार्टिंग करंट है क्या? तो समझो जरा, हाई स्टार्टिंग करंट का मतलब क्या है। जैसे मैं बात कर रहा हूं यहां पे रोटर करंट के बारे में, I20, I20। देखो, अब कहोगे सर आप तो बोलो हाई स्टार्टिंग करंट, और हाई स्टार्टिंग करंट कहां से आएगा? प्राइमरी से आएगा। हाई स्टार्टिंग करंट, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाई स्टार्टिंग करंट। तो हाई स्टार्टिंग करंट कहां से आ रहा है? प्राइमरी से, सेकेंडरी से? सप्लाई कहां से आ रहा है? प्राइमरी से। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो, हाई स्टार्टिंग करंट I20, ये होता क्या है? बात हो चुकी है इसके बारे में, बताओ जरा। ओम्स लॉ भी भूल जाओ तुम लोग। E2 अपॉन, यही तो था, ये ओम्स लॉ ही है, और क्या है? V=I, और कुछ है क्या ये? तो I20, E20 अपॉन Z20, E20 अपॉन Z20। स्टार्टिंग में पूछ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपका जो, अब देखो, अभी जो Z20 है, ये कितना होता था? याद करो जरा, R2 प्लस X20 का होल स्क्वायर। यस या नो? तो यहां पे अगर आप ध्यान दो तो हमें पता है कि स्टार्टिंग में, जैसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2R, यस इनटू E20। तो ये जो E20 है मैक्सिमम कब होता है? जब यस की वैल्यू 1 होती है। और यस की वैल्यू 1 कब होती है? स्टार्टिंग में। इसका मतलब स्टार्टिंग में ये इंड्यूस्ड ईएमएफ सबसे ज्यादा होगा, स्टार्टिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ सबसे ज्यादा होगा। और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब करंट सबसे ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी भी कब है? स्टार्टिंग में। यस या नो? सर यही केस तो यहां भी लगेगा। हाँ, यही केस लगेगा। I20 इक्वल टू E20 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर प्लस X20 का होल स्क्वायर। बट द फैक्ट इज कि यहां पे आप क्या देख पा रहे हो, I20 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2। बोलो हाँ या ना? ध्यान से देखो,
मतलब मैं बाकी सारी चीजों को साइड में रख रहा हूं, मैं जस्ट ये बोल रहा हूं कि R2 अगर बढ़ेगा तो I20 क्या होगा, कम होगा ना। अगर R2 इंक्रीज हुआ तो I20 क्या होगा, कम। समझ में आया? तो अब बताओ कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने का जो ऑप्शन है वो किसमें है, स्लिप रिंग में। तो आप ये जो रेजिस्टेंस है सिर्फ किसका बढ़ा सकते हो, स्लिप रिंग का। इसका मतलब रोटर रेजिस्टेंस किसका आप कम कर सकते हो, स्लिप रिंग का। बट इसमें तो ये ऑप्शन है ही नहीं ना कि रोटर रेजिस्टेंस आप बढ़ा सको। मतलब इसका रोटर रेजिस्टेंस क्या होता है उसके कंपैरिजन में कम। इसका मतलब इसका रोटर रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होने वाला है, ज्यादा। मतलब रोटर रेजिस्टेंस कम, मतलब रोटर करंट क्या होने वाला है। अब ये लाइन समझ में आया नहीं सबको, क्लियर हुआ? सर एक तो रोटर करंट है, आपने क्या लिखवाया है, हाई स्टार्टिंग करंट। तो एक बात बताओ यार, जो इंडक्शन मशीन होता है दैट इज व्हाट, लाइक ए ट्रांसफार्मर, लाइक ए ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर होता क्या है, N1 I1 इक्वल टू N2 I2। और एक बार डिजाइन कर दिया तो N1 और N2 क्या हो चुका रहेगा, फिक्स। अब इस केस में एक सिंपल सी बात देखो, अगर आपका I2 बढ़ेगा तो क्या I1 बैठा रहेगा क्या, ये भी तो बढ़ेगा। अगर सेकेंडरी पे करंट ज्यादा नीड चाहिए होगी तो वो आएगा कहां से, प्राइमरी से ही तो आएगा। तो प्राइमरी को ही अपन क्या बोल रहे हैं, स्टार्टिंग करंट। क्योंकि आप ऐसे सोचो ना, ट्रांसफार्मर को जब आप नो लोड पे चलाते थे तो प्राइमरी से करंट कितना आता था, 4 से 5%। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी पे जरूरत ही नहीं थी। ऐसे नो। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि रोटर में करंट अगर ज्यादा हुआ तो वो करंट बेसिकली आ कहां से रहा होगा, स्टेटर से। तो और रोटर में करंट किसमें ज्यादा होगा, जिसमें रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम। तो रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू किसमें कम है, स्क्वायरल केज में। तो इसलिए रोटर करंट ज्यादा होगा, और रोटर करंट अगर ज्यादा हुआ तो वैसी बात है प्राइमरी से करंट तो ज्यादा सप्लाई करे, ड्रॉ करेगा। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, हाई स्टार्टिंग करंट इज हाई। क्लियर हुआ? ये लगभग कितना होता है, दैट इज हाई 5 to 6 टाइम्स हाई स्टार्टिंग करंट इज व्हाट, मतलब I starting is what, 5 to 6 times of what, rated current, I rated। मतलब नॉर्मल सिचुएशन में अगर 10 एम्पियर है तो स्टार्टिंग में करंट कितना होगा, 50 से 60 एम्पियर। और यही वजह है कि हमें क्या यूज करना। अब इतना अगर एक बार सोचो कि आपने डिजाइन किया कितने के लिए, 10 एम्पियर के लिए, और इन द स्टार्टिंग करंट कितना फ्लो होने वाला है, 50 से 60 एम्पियर, वो बचेगा क्या। तो उसी सिचुएशन के लिए हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, स्टार्टिंग मैथड्स। ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया, स्टार डेल्टा मेथड हो गया, ठीक है ना, स्टेटर वेरिएबल रेजिस्टेंस मेथड हो गया। तो वो सारे मेथड जो पढ़ते हैं वो बेसिकली किस लिए पढ़ते हैं, ताकि हम रोटर करंट की वैल्यू को क्या कर सकें, कम कर सकें। क्लियर बात, ठीक है। फिलहाल तो ये पॉइंट सबको क्लियर है, हाई स्टार्टिंग करंट। डन। ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग टॉर्क कैन बी रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ रोटर रेजिस्टेंस। हम ये तो देख ही पा रहे हैं ना, रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो रोटर करंट क्या हो जाएगा, कम। तो यहां पे क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग करंट ऑफ रोटर, या फिर स्टार्टिंग करंट ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी reduced with the help of what, external rotor resistance, external rotor resistance, with the help of external rotor resistance। तो ये बताओ एडवांटेज है डिसएडवांटेज, ये वाला पॉइंट,
डिसएडवांटेज ना, डैमेज हो जाएगा ना हमारा मशीन। और ए क्या है बेसिकली, एडवांटेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हमें क्या चाहिए, नीड ऑफ स्टार्टर, लिख लो। हाई स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए यहां लिख लेना, टू लिमिट स्टार्टिंग करंट वी नीड स्टार्टर्स, टू लिमिट स्टार्टिंग करंट नीड स्टार्टर्स, किसमें, स्क्वायरल केज में। और 70 से 80% पता है क्या यूज करते हैं अपन, स्क्वायरल केज। ये भी याद रखना, सिर्फ 4 से 5% या 10% यूज करते हैं अपन, कौन, स्लिप रिंग। ठीक है, तो स्टार्टिंग के लिए हमें बेसिकली क्या चाहिए, स्टार्टर, टू लिमिट स्टार्टिंग करंट की नीड स्टार्टर। और क्या इसमें अलग से कोई स्टार्टर चाहिए क्या, क्या इसमें हाई स्टार्टिंग करंट को रोकना है, रोकना तो है, बट हम किसकी हेल्प से रोक लेंगे, रोटर रेजिस्टेंस की हेल्प से। प्रॉब्लम तो यहां भी आएगी, यस नो, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि खैर लिख ही लिया, हाई स्टार्टिंग करंट ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ रोटर रेजिस्टेंस, बट यहां पे वो सुविधा थी नहीं, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्टार्टर्स। ठीक है, ओके। इसके बाद जैसे यहां पे एक फिनोमिना है, होता है जिसका नाम है क्या, कॉगिंग, सुना आपने, कॉगिंग। कॉगिंग क्या होता है, आपने मोटर स्टार्ट करा और मोटर ने चलने से मना कर दिया, तो दैट इज व्हाट, कॉगिंग। कॉगिंग या फिर मैग्नेटिक लॉकिंग, कॉगिंग या फिर मैग्नेटिक लॉकिंग, हम डिटेल में बाद में समझेंगे इसे, बट अभी आप ये समझो कि स्टार्टिंग में चलने से मना क्यों करेगा, जब उसको उतनी टॉर्क नहीं मिलेगी जितना उसको चाहिए। अब मान लो नहीं चला, तो आपको लग रहा है कि यार स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता तो चल जाता, तो आप स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाओगे, बट आप बढ़ा सिर्फ किसका सकते हो, वाउंड करना, स्लिप रिंग का ना। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि कॉगिंग या मैग्नेटिक लॉकिंग जो फिनोमिना है बेसिकली देखने को किस में मिलेगा, स्लिप रिंग में या स्क्वायरल केज में, व्हाट इज द आंसर, स्क्वायरल केज में। समझ में आई बात नहीं, क्लियर है। तो आप सिंपली एक लाइन लिखोगे क्या, कॉगिंग या फिर मैग्नेटिक लॉकिंग, कॉगिंग या फिर मैग्नेटिक लॉकिंग फिनोमिना अकर्स, कॉगिंग या फिर मैग्नेटिक लॉकिंग फिनोमिना अकर्स किसमें, विद द स्क्वायरल केज। यहां पे नहीं होगा, क्या टेंडेंसी भी नहीं होगी, क्या टेंडेंसी होगी, टेंडेंसी होगी, बट हम विद द हेल्प ऑफ रोटर रेजिस्टेंस हम टॉर्क को बढ़ा सकते हैं। आई बात समझ में, तो उसकी वजह से हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। क्या होता है सिंपल सा, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, वैसे समझ लो सिंपल सा यार, कि हमें पता है कि स्टेटर पे भी क्या बन रहा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटर पे भी क्या बन रहा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब हम चाहते हैं कि एक चले और दूसरा उसका पीछा करे। अगर वो देखो ड्यू टू लो रिलक्टेंस पाथ बेसिकली क्या होता है ना, दोनों एक दूसरे को लॉक कर लेते हैं। अभी बस एक बार थोड़ा सा समझ लो, जैसे आप ये देखो, मैं एक एक कॉन्सेप्ट में दो दो तीन तीन बार बताऊंगा, तो इसीलिए कि ताकि आपको चीजें याद हो जाए। जैसे मान लो स्टेटर का स्लॉट्स है, ठीक है ना, स्टेटर के स्लॉट्स हैं, आप ऐसे समझो। और इसी तरीके से मान लो ये आपके रोटर के स्लॉट्स हुए। अब जैसे देखो, हमें पता है कि यहां से फ्लक्स निकलना चाहेगा
और इसके अब जैसे मान लीजिए फ्लक्स ये क्या है, फ्लक्स की टेंडेंसी क्या होती है हमेशा कौन से पाथ को फॉलो करने की, लो रिलक्टेंस, ठीक है ना, लो रिलक्टेंस। अब जैसे आप ऐसे सोचो ना, मैंने 4 मैग्नेट इस हाथ में रखे हुए, 1 2 3 4, और 4 मैग्नेट इस हाथ में। अब अगर मैंने ऐसे अपने हाथ को कुछ ऐसे रखा, तो बेसिकली जो नीचे वाला हाथ होगा इसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, यस या नो। और अगर मैंने इस हाथ को घुमा दिया तो ये भी पीछे पीछे घूमने की कोशिश करेगा। तो क्या मैग्नेटिक लॉकिंग हुई? नहीं। बट अगर मैंने इसको ऐसे रख दिया, ये आपस में ही क्या हो गए, ओवरलैप कर गए। देखिए इसका मैग्नेट और इसका मैग्नेट, तो बेसिकली अब ये दोनों बेसिकली लॉकिंग होगी, तो मोटर घूमने से मना कर देगा, समझ में आया नहीं, मोटर नहीं चलेगा अब। तो वही वाली बात है कि क्यों नहीं चल रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लग रहा है, ऐसा नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब वो जो घुमाने वाला फोर्स है वो तो लग ही रहा है, बट नहीं घूम रहा है। क्यों नहीं घूम रहा है? क्योंकि जो लो रिलक्टेंस टॉर्क है, इसको बोलते हैं रिलक्टेंस टॉर्क, मतलब इसने क्या किया, इसको चलने से रोक दिया, ठीक है ना, घूमने ही नहीं दे रहा है। अब obvious सी बात है, अब जो डोमिनेट करेगा उसकी चलेगी। अगर रिलक्टेंस टॉर्क डोमिनेट कर रहा है तो मैग्नेटिक लॉकिंग फिनोमिना देखने को मिलेगा, अगर स्टार्टिंग टॉर्क डोमिनेट कर रहा है तो ये फिनोमिना देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आया नहीं, डिटेल में बात करेंगे। और इसी अभी ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो रिलक्टेंस टॉर्क है ये बेसिकली हमारे लिए लाइक क्या कर रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है पॉजिटिव इंपैक्ट, रिलक्टेंस टॉर्क हमारे लिए क्या डाल रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट। बट इसी रिलक्टेंस टॉर्क को हम आगे चल के एक दो जगह एज अ पॉजिटिव इंपैक्ट भी यूज करने वाले हैं। जैसे एक तो रिलक्टेंस मोटर और सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन, सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन। सैलिएंट एक होता है, सैलिएंट एक होता है सिलिंड्रिकल। तो सैलिएंट में बेसिकली इस रिलक्टेंस टॉर्क की वजह से क्या होता है कि अगर आपका जो अल्टरनेटर है या सिंक्रोनस मोटर है, अगर वो एक्साइटेशन आप उसका बंद भी कर दोगे ना तब भी वो घूमता रहेगा। क्यों घूमता रहेगा? ड्यू टू दिस रिलक्टेंस टॉर्क। बस आपको दिमाग में ज्यादा कुछ नहीं सोचना, बस आप ये समझो कि जो रिलक्टेंस टॉर्क यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वही रिलक्टेंस टॉर्क आगे चल के एक दो जगह हमारी हेल्प भी करेगा, ठीक है। खैर कंक्लूजन क्या निकला, बस इतना ध्यान दो कि जो मैग्नेटिक लॉकिंग या कॉगिंग फिनोमिना है हमें कहाँ देखने को मिलेगा, स्क्वायरल केज में, ठीक है ना। बाकी ये क्या होता है डिटेल में बात करेंगे, एक कॉगिंग होता है, क्रॉलिंग होता है, ओके। इसके अलावा ये लिख लेना 80 to 90% क्या यूज करते हैं अपन, लिखा हुआ था कि नहीं, नहीं ना, लिख लो 80 to 90% अपन यूज करते हैं स्क्वायरल केज, और ये 5 to 10%, ठीक है, 5 to 10%। अच्छा स्टार्टिंग करंट किसमें हाई है, किसमें, स्क्वायरल केज में, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं स्टार्टिंग पावर फैक्टर की। तो स्टार्टिंग पावर फैक्टर किससे रिप्रेजेंट किया था, 5 to 0, स्टार्टिंग है ना, ये टर्म्स पढ़े हैं नहीं हमने। तो क्या होता है फॉर्मूला बताना जरा, R2 अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस x2 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना।
अब देखो, अब यहां पे बात करें स्टार्टिंग पावर फैक्टर की, तो स्टार्टिंग पावर फैक्टर बताना जरा, स्टार्टिंग पावर फैक्टर क्या होने वाला है, लो या हाई? स्टार्टिंग पावर फैक्टर क्या होने वाला है, लो या हाई? देखो यार, जो स्टार्टिंग पावर फैक्टर है, आप ऐसे समझो कि स्टार्टिंग पावर फैक्टर क्या इंडिकेट करता है कि कितना एक्टिव कंपोनेंट आ रहा है और कितना रिएक्टिव कंपोनेंट है, कितना एक्टिव कंपोनेंट है और कितना रिएक्टिव कंपोनेंट है। तो इक्वेशन बताओ जहां पे, अब अगर कोई पूछे कि रिएक्टिव कंपोनेंट कौन है, तो रिएक्टिव कंपोनेंट इज मैग्नेटाइजिंग करंट, रिएक्टिव कंपोनेंट इज मैग्नेटाइजिंग करंट, जो कि फ्लक्स को स्टेब्लिश करने में लगता है। एक्टिव कंपोनेंट कौन है, एक्टिव कंपोनेंट कौन है, जो काम या जो पावर या जो टॉर्क लोड को घुमाने में लगेगा, दैट इज एक्टिव पावर। समझ में आया? जैसे अगर मैंने अगर मैंने इंडक्शन मोटर को लोड नहीं दिया है, तो इसका मतलब उसका एक्टिव पावर, हम उसका एक्टिव पावर जो बेसिकली वो डिलीवर कर रहा है, दैट इज हाई या लो? लो। समझ में आया? हमने लोड दिया ही नहीं है, किसको? इंडक्शन मोटर को। तो लोड नहीं दिया है, इसका मतलब मोटर तो घूमेगी, बट क्या वो बेसिकली, जैसे आप इस बात को आप ऐसे समझो, इस बात को आप ऐसे समझो कि जैसे आपको लग रहा होगा सर घूम तो रही है, तो मान लो मार्कर है, ठीक है ना, मार्कर है, इसको मैं यहां से यहां तक ले जा रहा हूं इसी स्पीड से, तो मैं इसको अगर ले जाने में जो जितना मेरी एनर्जी जा रही है, दैट इज एक्टिव पावर। अब इसको मैं इस, मतलब मान लीजिए हैवी सामान है, मान लीजिए 50 kg का है, अगर मैं उसको इसी स्पीड से यहां पे यहां ले जाऊं, सेम स्पीड से जितने से इसको ले गया, ये सेम स्पीड से ले जाऊं मैं, पहले भी उसी स्पीड से चल रहा था, बाद में भी उसी स्पीड से चल रहा था, बट क्या सेकेंड वाले केस में मैं बहुत ज्यादा अपना पावर यूज नहीं कर रहा हूं? समझ में आ रही बात कि नहीं? मेरा पावर यूज हो रहा है ना, और वो जो पावर यूज हो रहा है वो काम करने में जा रहा है, तो इसका मतलब एक्टिव पावर मोटर मैं क्या कर रहा हूं, ज्यादा डिलीवर कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? समझ में आया? तो मोटर अगर सिर्फ फ्रीली रोटेट कर रही है, इसका मतलब वो क्या, वो एक्टिव पावर डिलीवर कर रहा है? नहीं कर रहा। बट अगर मोटर पे लोड लगा दिया और वो घूम रही है, लोड को साथ में लेकर के, मतलब वो एक्टिव पावर क्या कर रही है, डिलीवर कर रही है। अभी मैं दिखाऊंगा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को कैसे इंटर रिलेट करेंगे ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आगे बात करेंगे। मतलब आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रिकल को कैसे हमने मैकेनिकल में कन्वर्ट कर लिया। वरना आप सोचो, ट्रांसफार्मर का तो समझ में आता है कि आउटपुट पे क्या लगा है, लोड लगा है, इलेक्ट्रिकल लोड लगा है, बट मोटर में इलेक्ट्रिकल लोड लगा है क्या? फिर भी हम बोल रहे हैं ना इलेक्ट्रिकल पावर जा रहा है, तो हम उसे उस मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलना पड़ेगा, तभी तो हम एनालिसिस कर पाएंगे ना। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लाइक अभी आगे चल के देखेंगे तो उस मैकेनिकल को हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें? इलेक्ट्रिकल में, एक्टिव में भी, क्योंकि वो जो पावर घुमाने में, नॉट द रिएक्टिव, दैट इज एक्टिव पावर। आई बात समझ में? तो अब सोच के बताओ, जब स्टार्ट करोगे क्या मोटर घूमेगी? जस्ट स्टार्ट किया है, नहीं घूम रहा ना, तो उस समय जो एक्टिव पावर है, क्या वो कंजप्शन हो रहा है? नहीं हो रहा। मैं पी बोल सकता हूं, तो पी की वैल्यू क्या है? 0 ना, तो मैं नहीं,
बहुत ध्यान से समझो, पी की वैल्यू क्या है, 0। 0 नहीं है, थोड़ा बहुत है, क्योंकि रोटर में रेजिस्टेंस तो है ही, रोटर रेजिस्टेंस है तो आई स्क्वायर आर थोड़ा बहुत लॉस तो होएगा, दैट इज ओके। लोड तो नहीं घुमा रहे ना अभी, लोड तो घुमा नहीं रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टार्टिंग पावर है स्टार्टिंग में क्या होगी, लो होगी। क्लियर हुआ कि नहीं? तो स्टार्टिंग पावर फैक्टर इज व्हाट, क्योंकि पी की वैल्यू क्या है, लो, तो दैट इज लो। इस बात को आप ऐसे नहीं समझ रहे हो तो दूसरे तरीके से